हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल समथिंग न्यू पर। एनसीईआरटी सीरीज़ में आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इस चैप्टर के अंदर आज हम जानेंगे पदार्थों में आवेशित कण के बारे में देखेंगे, परमाणुओं की संरचना के बारे में देखेंगे, जे थॉम्सन का परमाणु मॉडल देखेंगे, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल देखेंगे, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां देखेंगे, नील्स बोर का परमाणु मॉडल उनकी कमियां देखेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में देखेंगे, विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन वितरित कैसे होते रहते हैं इसको देखेंगे, संयोजकता के बारे में देखेंगे, तत्वों की वैलेंसी के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे परमाणु संख्या क्या होती है, द्रव्यमान संख्या क्या होती है, इसको देखेंगे। उसके बाद समस्थानिकों और समभारिक के बारे में जानेंगे। चैप्टर के एंड में हम देखेंगे कि चैप्टर में हमने क्या सीखा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अध्याय 3 में हम पढ़ चुके हैं कि पदार्थ परमाणुओं और अणुओं से मिलकर बने होते हैं। ये चैप्टर 3 में हम पढ़ चुके हैं। विभिन्न प्रकार के पदार्थों का अस्तित्व उन परमाणुओं के कारण होता है जिससे वे बने हैं। अब प्रश्न उठता है कि किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणुओं से भिन्न क्यों होता है। और सेकंड पॉइंट है, क्या परमाणु वास्तव में अविभाज्य होते हैं जैसा कि डाल्टन ने प्रतिपादित किया था, या परमाणुओं के भीतर छोटे अन्य घटक भी विद्यमान होते हैं। इस अध्याय में हमें इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। हम अपरमाणु कणों और परमाणु के विभिन्न प्रकार के मॉडलों के बारे में पढ़ेंगे, जिनसे यह पता चलता है कि ये कण परमाणु के भीतर किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। 19वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिकों के समक्ष बड़ी चुनौती थी परमाणु की संरचना और उनके गुणों के बारे में पता लगाना। परमाणुओं की संरचना को अनेक प्रयोगों के आधार पर समझाया गया। परमाणुओं के अविभाज्य होने के संकेतों में से एक संकेत स्थिर विद्युत तथा विभिन्न पदार्थों द्वारा विद्युत चालन की परिस्थितियों के अध्ययन से मिला। अब देखते हैं पदार्थों के आवेशित कण। पदार्थों के आवेशित कणों की प्रकृति को जानने के लिए आइए हम एक क्रियाकलाप करें। यहाँ एक्टिविटी 4.1 दी गई है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे ए पॉइंट है, सूखे बालों पर कंघी कीजिए। क्या कंघी कागज के छोटे टुकड़ों को आकर्षित करती है? बालों पे कंघी को रगड़िए, उसके बाद देखिए क्या कागज के टुकड़ों को ये अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। आपके बाल आकर्षित करते हैं कागज के टुकड़ों को। बी पॉइंट दिया गया है, कागज की एक छड़ को सिल्क के कपड़े पर रगड़िए और इस छड़ को हवा से भरे गुब्बारे के पास लाइए। क्या होता है, ध्यान से देखिए। इन क्रियाकलापों से क्या हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उनमें विद्युत आवेश आ जाता है। यह आवेश कहाँ से आता है? इसका उत्तर तब मिला जब यह पता चला कि परमाणु विभाज्य है और आवेशित कणों से बना है। चैप्टर नंबर 3 में हमने पढ़ा था डाल्टन के अनुसार कि परमाणु अविभाज्य होते हैं, लेकिन यहाँ पे पता चल रहा है, ज्ञात हो रहा है कि परमाणु विभाज्य होते हैं और उनमें आवेशित कण भी पाए जाते हैं। परमाणु में उपस्थित आवेशित कणों का पता लगाने में कई वैज्ञानिकों ने योगदान दिया। 19वीं शताब्दी तक यह जान लिया गया था कि परमाणु साधारण और अविभाज्य कण नहीं है, बल्कि उसमें कम से कम अपरमाणु कण इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है, जिसका पता जे थॉम्सन ने लगाया था। इलेक्ट्रॉन का पता किसने लगाया था? जे थॉम्सन ने लगाया था। आगे है, इलेक्ट्रॉन के संबंध में जानकारी प्राप्त होने के पहले ई गोल्डस्टीन ने 1886 में एक नए विकिरण की खोज की, जिसे उन्होंने कैनाल रे का नाम दिया। ये किरणें धनावेशित विकिरण थी, जिसके गोल्डस्टीन ने 1886 में कैनाल रे की खोज की। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और ये किरणें कैसी थी? धनावेशित किरणें थी, जिसके द्वारा अंततः दूसरे अपरमाणु की खोज की गई। और इसी के आधार पर किसकी खोज की गई? दूसरे अपरमाणु मतलब प्रोटॉन की खोज की गई। और प्रोटॉन कैसा होता है? प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। पहला अपरमाणु का अणु इलेक्ट्रॉन था और सेकेंड क्या था? प्रोटॉन था। किसके आधार पर खोजा गया? गोल्डस्टीन ने 1886 में जो कैनाल रे खोजी थी, उसी के आधार पर प्रोटॉन की खोज की गई। आगे है,
इन कणों का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर था। मतलब इनका आवेश जो है, चार्ज जो है, अगर इलेक्ट्रॉन का जितना था उतना ही प्रोटॉन था। अब यहाँ नाम नहीं बता रहे, दूसरा अपरमाणु कह रहे हैं, लेकिन प्रोटॉन की ही बात हो रही है। और उस पे उनका आवेश दोनों का बराबर था, जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज था उतना ही प्रोटॉन पे चार्ज था। लेकिन इनका आवेश दोनों का विपरीत था। मतलब इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज था और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज था। उसी की बात कर रहे हैं। आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर था किंतु विपरीत था। इनका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा लगभग 2000 गुना अधिक था। किसका अधिक था? इलेक्ट्रॉन का कि प्रोटॉन का? इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा प्रोटॉन का अधिक था। कितना अधिक था? 2000 गुना ज़्यादा अधिक था। आगे है, उनको प्रोटॉन नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? प्रोटॉन नाम दिया गया। और प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से लगभग 2000 गुना अधिक होता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, ये बन सकता है, उनको प्रोटॉन नाम दिया गया। सामान्यतः इलेक्ट्रॉन को E- के द्वारा और प्रोटॉन को P+ चार्ज के द्वारा दर्शाया जाता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 इकाई और इसका आवेश +1 लिया जाता है। अगर पूछा जाए प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है तो 1 इकाई होती है। कितनी यूनिट होती है? 1 इकाई होती है। और अगर उसका चार्ज पूछा जाए तो कितना लिया जाता है? +1 चार्ज लिया जाता है। किसका? प्रोटॉन का। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना लिया जाता है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1 लिया जाता है। यहाँ आगे देखेंगे लिखा गया है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है उसको हम 0 मानते हैं। क्या मानते हैं? इलेक्ट्रॉन का मास अगर पूछा जाए इलेक्ट्रॉन का कितना मानते हैं? 0 मानते हैं। लेकिन उसका चार्ज कितना मानते हैं हम? -1 लिया जाता है इलेक्ट्रॉन का। प्रोटॉन का मास 1 इकाई ली जाती है, इलेक्ट्रॉन की 0 ली जाती है। और प्रोटॉन का चार्ज +1 लिया जाता है, इलेक्ट्रॉन का -1 लिया जाता है। आगे है, ऐसा माना गया है कि परमाणु प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बने हैं। परमाणु किससे बने हैं? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बने हैं, जो परस्पर आवेशों को संतुलित करते हैं। मतलब अगर प्रोटॉन का +1 ले लिया जाए और इलेक्ट्रॉन का -1 लिया जाए तो दोनों संतुलित कर देंगे, दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। आगे हैं, इलेक्ट्रॉनों को आसानी से निकाला जा सकता है। यहाँ पे यह भी प्रतीत हुआ कि प्रोटॉन परमाणु के सबसे भीतरी भाग में पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनों को आसानी से निकाला जा सकता है लेकिन प्रोटॉनों को नहीं, क्योंकि ये उनके भीतरी भाग में नाभिक में पाए जाते हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि ये कण परमाणु की संरचना किस प्रकार करते हैं। हमें इस प्रश्न का उत्तर नीचे मिलेगा, यानी आगे पढ़ेंगे तो मिल जाएगा। परमाणु की संरचना के बारे में देखेंगे। यहाँ पे जो ऊपर क्वेश्चन है इसके लिए अलग से वीडियो आपको मिल जाएगी। आगे है, परमाणु की संरचना। हमने अध्याय 3 में डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में पढ़ा है, जिसके अनुसार परमाणु अविभाज्य और अविनाशी था, जो कि चैप्टर 3 में पढ़ा था। लेकिन परमाणु के भीतर 2 मूल कणों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज ने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की इस धारणा को गलत साबित कर दिया। अब यह जानना आवश्यक था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के भीतर किस तरह व्यवस्थित हैं। इसको समझाने के लिए बहुत से वैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु मॉडल प्रस्तुत किए। जे थॉमसन पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणुओं की संरचना से संबंधित पहला मॉडल प्रस्तुत किया था। जे थॉमसन का परमाणुओं से संबंधित पहला मॉडल था। अब यहाँ देखते हैं थॉमसन का परमाणु मॉडल, इसे हम पढ़ते हैं। थॉमसन ने परमाणुओं की संरचना से संबंधित एक मॉडल प्रस्तुत किया जो क्रिसमस केक की तरह, जनरली यहाँ पे हम लोग सामान्य भाषा में जिसको तरबूज मॉडल कहते हैं उसी की बात की गई है। इनके अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला था जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रिसमस केक में लगे सूखे मेवे की तरह था। मतलब इन्होंने कहा जो पूरा पार्ट होता है जो हमें दिखाई देता है वो क्या हो गया? परमाणु हो गया। और उसमें इलेक्ट्रॉन जो हो गए क्या हो गए? जो आप अभी हम अगर सामान्य भाषा में देखें तो छोटे बच्चों के लिए जैसे टूटी फ्रूटी ऊपर बिखेर देते हैं या कुछ मेवे रख देते हैं, तो उसी को इन्होंने क्या कहा? इलेक्ट्रॉन कहा। क्रिसमस केक की तरह था। इनके अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला था जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रिसमस केक में लगे सूखे मेवों की तरह थे। तरबूज का उदाहरण भी ले सकते हैं। तरबूज में क्या पूरा लाल भाग क्या हो जाएगा? परमाणु हो जाएगा। और उसमें जो काले बीज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को संदर्भित करेंगे, जिसके अनुसार परमाणु में धन आवेश तरबूज के खाने वाले
तरबूज के खाने वाले भाग हो जाएंगे, लाल भाग की तरह बिखरा है, जबकि इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोले में तरबूज के बीज की तरह धसे हैं। यहाँ पे एक फिगर आपको दिखाया गया है, देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन पॉइंट पॉइंट पे आपको दिखाए गए हैं और ये पूरा धनात्मक गोला परमाणु को प्रदर्शित कर रहा है। थॉमसन का परमाणु मॉडल था ये। यहाँ पे उनके बारे में कुछ बताया गया है। थॉमसन के बारे में, जे थॉमसन के बारे में, ब्रिटिश भौतिक शास्त्री जे थॉमसन, जिनका जीवन काल था 1856 टू 1940 का जन्म 18 दिसंबर 1856 में मैनचेस्टर के कीचम हिल क्षेत्र में हुआ था। इलेक्ट्रॉन की खोज के कारण 1906 में उनको भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगर यहाँ पे बात की जाए कि परमाणु की, यहाँ पे जो जे थॉमसन का परमाणु मॉडल आया था वो कब आया था, यहाँ पे जे थॉमसन का परमाणु मॉडल आया था 1898 में। अगर आप इसको रिमेंबर करना चाहें तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। 1898 में आया था जे थॉमसन का परमाणु मॉडल, इसको देख लीजिए। आगे हैं आगे कहते हैं 35 वर्ष तक वे कैम्ब्रिज में कैवेंडिश प्रयोगशाला के निदेशक थे और उनके शोध के साथ सहयोगियों को भी आगे चलकर नोबेल पुरस्कार दिया गया। मतलब उनके जो खोज में उनके सहयोगी थे उनको भी आगे चल के नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। थॉमसन ने प्रस्तावित किया कि उन्होंने जो मॉडल दिया था उसके अनुसार बता रहे हैं, परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धसे होते हैं। मतलब परमाणु जो होता है एक धनावेशित पूरा गोला होता है, ये कह रहे हैं इनके अनुसार, जे थॉमसन के अनुसार। सेकेंड पॉइंट है, ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं। मतलब जो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, उन दोनों का परिमाण समान है, इसलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन है, मतलब न्यूट्रल है। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों मिलके बराबर हैं, इसलिए वो दोनों क्या हो जा रहे हैं, न्यूट्रल हो जा रहे हैं। यद्यपि थॉमसन के मॉडल से परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या हो गई, किंतु दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों के परिणामों को इस मॉडल के द्वारा समझाया नहीं जा सका, जैसा कि हम आगे देखेंगे। मतलब आगे एक और मॉडल है, एक और साइंटिस्ट आते हैं और अपना मॉडल देते हैं, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल दिया गया है। रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। इनका परमाणु मॉडल कब आया, 1911 में, 1911 में आया इनका परमाणु मॉडल। आगे है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड यह जानने के लिए इच्छुक थे कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर कैसे व्यवस्थित है। जैसे कि जे थॉमसन ने बता दिया कि परमाणु एक पूरा गोला है और उसमें इलेक्ट्रॉन तरबूज में जैसे बीज धसे रहते हैं उसी तरीके से है। अब इनको इच्छा हुई कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन वितरित कैसे रहते हैं, व्यवस्थित कैसे रहते हैं उसको देखने की। उन्होंने एक प्रयोग किया। इस प्रयोग में तेज गति से चल रहे अल्फा कणों को सोने की पन्नी पर टकराया गया। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें इन्होंने तेज गति से चल रहे अल्फा कणों को सोने की पन्नी पर टकराया। इन्होंने सोने की पन्नी इसलिए चुनी क्योंकि वे बहुत पतली परत चाहते थे और हम जानते हैं धातुएं जो होती हैं उनको चादर के आघातवर्धनीय होती हैं, चादर के समान फैलाया भी जा सकता है, पीटा भी जा सकता है। सोने की यह पन्नी 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी थी। सेकेंड पॉइंट है, अल्फा कण द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं, अतः ये धन आवेशित होते हैं। अल्फा कण जो होते हैं ये द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं, मतलब इन पे 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। हीलियम से इनकी तुलना की गई है, हीलियम से इनकी तुलना की गई है, हीलियम के बराबर होता है इन पर चार्ज, अतः ये धनावेशित होते हैं। चूँकि इनका द्रव्यमान 4u होता है, इसलिए इनका जो मास होता है वो कितना होता है, 4 यूनिट होता है। इसलिए तीव्र गति से चल रहे इन अल्फा कणों में पर्याप्त ऊर्जा होती है। यह अनुमान था, नेक्स्ट पॉइंट है, यह अनुमान था कि अल्फा कण सोने के परमाणुओं में विद्यमान अपरमाणु कणों के द्वारा, अपरमाणु क्या थे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के द्वारा विक्षेपित होंगे। चूंकि अल्फा कण प्रोटॉन से बहुत अधिक भारी थे, इसलिए उन्होंने इनके अधिक विक्षेपण की आशा नहीं की थी। अल्फा कणों का मास कितना है, 4, और हमारे पास जो प्रोटॉन था उसका मास कितना था, 1, हम ऊपर देख चुके हैं। तो इसलिए
अल्फा कणों का मास इनसे काफ़ी ज़्यादा था प्रोटॉनों से। इनके अधिक विक्षेपण की आशा नहीं थी, इसलिए उनको ज़्यादा विक्षेपित नहीं कर पाते, इतना तो पता था। ये फिगर दिखाया गया है जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था कि यहाँ पे बताया गया है कि कुछ तो कण ऐसे ही निकल जा रहे थे, कुछ थोड़े एंगल पे मतलब न्यून कोण पे विक्षेपित हो रहे थे, कुछ एकदम सीधे निकल जा रहे थे जो एकदम सेंटर में पहुँच रहे थे, और जो कुछ एकदम सीधे निकल जा रहे थे जो खाली स्थान पे पहुंच रहे थे, और कुछ ऐसे थे जो देखिए इनका एंगल दिखाया गया है कि कैसे कणों को जब वो बमबारी करा रहे हैं अल्फा कणों की तो कैसे विक्षेपित हो रहे हैं कण। आगे हैं, लेकिन अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग ने आशा के बिल्कुल विपरीत परिणाम दिया। फिगर 4.2 यही है ऊपर का, वही उसी की बात कर रहे हैं। इससे निम्नलिखित परिणाम मिले। आगे जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया उससे क्या रिजल्ट मिला उसको बता रहे हैं। यहाँ फर्स्ट पॉइंट है, तेज गति से चल रहे अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए। जो तेज गति से चल रहे थे वो सोने की पन्नी से सीधे निकल गए। आगे है, कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कोण से विक्षेपित हुए, जैसा कि हम देख चुके हैं कि जो कुछ थे न्यून कोण से विक्षेपित हुए, यहाँ पे आप देख सकते हैं। आगे हैं, थर्ड पॉइंट है, आश्चर्यजनक रूप से प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण वापस आ गया। रदरफोर्ड के अनुसार यह परिणाम उसी प्रकार अविश्वसनीय था जैसे अगर आप एक 15 इंच के तोप के गोले को टिश्यू पेपर के टुकड़े पर मारते हैं और वह लौट कर। यहाँ रदरफोर्ड के बारे में कुछ दिया गया है तो देख लेते हैं। वी रदरफोर्ड 1871 to 1973 इनका लाइफ टाइम का जन्म 30 अगस्त 1871 में स्प्रिंग ग्रोव में हुआ था। उनको नाभिकीय भौतिकी का जनक माना जाता था। नाभिकीय का जनक क्यों? क्योंकि इन्होंने नाभिक की खोज थी। नाभिक की खोज किसने की थी अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो रदरफोर्ड ने की थी, इसलिए इनको क्या कहा जाता था? नाभिकीय भौतिकी का जनक। रेडियोधर्मिता पर अपने योगदान और सोने की पन्नी के द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज के लिए बहुत प्रसिद्ध हुए। 1908 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला। अब ये एक्टिविटी जो इन्होंने किया एक सामान्य तौर पर एक्टिविटी करने के लिए कह रहे हैं, लाइफ ये जनरल में करने के लिए कह रहे हैं। इस प्रयोग के निष्कर्ष को समझने के लिए खुले मैदान में एक क्रियाकलाप करते हैं। मान लें कि एक बच्चा अपनी आंखों को बंद किए हुए है, एक दीवार के सामने खड़ा है, उसे दीवार पर कुछ दूरी से पत्थर फेंकने को कहें। प्रत्येक पत्थर के दीवार से टकराने के साथ ही वह एक आवाज़ सुनेगा। अगर वह इसे 10 बार दोहराएगा तो 10 बार आवाज़ सुनेगा। लेकिन जब आंख बंद किया हुआ बच्चा तार से घिरी हुई चार दीवारी पर पत्थर फेंकेगा तो अधिकतर पत्थर उस घेरे पर नहीं टकराएंगे और कोई आवाज़ सुनाई नहीं पड़ेगी, क्योंकि घेरे के बीच में बहुत सारे खाली स्थान हैं जिनके बीच से पत्थर निकल जाता है। इसी तर्क के अनुसार अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने निम्न परिणाम निकाले। जो उन्होंने एक्टिविटी की थी, अल्फा कणों का बमबारी कराया था सोने की पन्नी पे, उसी का यहाँ पे रिजल्ट जो मिला था उसको बता रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट दिया गया है, परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग खाली है। क्यों? क्योंकि उनको जैसे इन्होंने कहा आप बच्चा फेंकेगा तो हर बार आवाज़ नहीं सुनाई देगा जब वो आंख बंद किए होगा, क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सोने की पन्नी से बाहर निकल जाते हैं। जो खाली स्थान होगा वहाँ से वो सीधे निकल जाएंगे। जैसे कि हम यहाँ पे देखा था हमने कि यहाँ पे कुछ ऐसे कण थे, कुछ अल्फा कण सीधे निकल जा रहे थे, उसी की बात कर रहे हैं। आगे है सेकेंड पॉइंट दे रहे हैं, बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम है। बहुत कम अल्फा कण 180 डिग्री पर विक्षेपित हुए थे, जिससे यह संकेत मिलता है कि सोने के परमाणु का पूर्ण धनावेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित है। मतलब उसका जो धनायन है, धनावेशित भाग है, वो बहुत ही छोटे स्पेस में सीमित है। इसी की बात कह रहे हैं। परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित है। प्राप्त आंकड़ों के आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 10⁵ गुना छोटी होती है। नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 10⁵ गुना छोटी होती है। हम ये पढ़ चुके हैं नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है। नाभिक की त्रिज्या होती है 10⁻⁻15
और परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है 10⁻⁻10। तो इसी को ये बता रहे हैं कि नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 10⁻5 गुना छोटी होती है। अपने प्रयोगों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसके फर्स्ट पॉइंट है परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, जिससे नाभिक कहा जाता है। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है, इसलिए कहा जाता है नाभिक की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। और उसका सारा परमाणु का पूरा द्रव्यमान किस में होता है, उसके नाभिक में होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन परमाणु में चारों तरफ फैले होते हैं, लेकिन परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो हैं चारों तरफ फैले होते हैं, लेकिन हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है उसको हमने नेगेटिव माना था, नगण्य माना था, इसलिए उसको नहीं लेंगे। यहाँ पे परमाणु प्रोटॉन के मास को यहाँ पे देखा जा रहा है, और आगे पढ़ेंगे आप न्यूट्रॉन के मास को भी कैलकुलेट किया जाता है, तो संपूर्ण द्रव्यमान उसका नाभिक में माना जा रहा है। सेकेंड पॉइंट है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं, मतलब दीर्घवृत्ताकार चक्कर में मार्ग में होते हैं, दीर्घवृत्ताकार चक्कर में होते हैं। आगे थर्ड पॉइंट है नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी कम होता है। कितना कम होता है, हम देख चुके हैं 10⁻5 गुना कम होता है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियाँ, इन्होंने परमाणु मॉडल दिया, उसमें भी कुछ कमियाँ आई, आगे उनकी कमियों को देख लेते हैं। वर्तुलाकार मार्ग में चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन का अस्थायी हो पाना संभावित नहीं है। कोई भी आवेशित कण गोलाकार कक्ष में त्वरित होगा। अब यहाँ पे अगर त्वरण के बारे में आप जानते हो तो त्वरण वेग में परिवर्तन से होता है, और वेग जो है दिशा, वेग में डायरेक्शन और उसका मतलब परिमाण, मतलब उसकी मात्रा और दिशा दोनों ली जाती है। चाल तो है नहीं, वेग है, और वेग में परिवर्तन चाहे उसके परिमाण में परिवर्तित हो जाए, चाल में परिवर्तित हो जाए, चाहे उसके डायरेक्शन में परिवर्तित हो, तब भी वेग में परिवर्तन हो जाता है। तो त्वरण जरूरी नहीं है कि चाल में परिवर्तन हो तभी हो, अगर दिशा में भी परिवर्तन हो जाए तब भी त्वरण उत्पन्न होता है। और जब आप एक वृत्ताकार पथ पर हो तो आपकी दिशा हमेशा बदलती रहती है, मतलब वो आपकी चाल कैसी कहलाएगी, त्वरित कहलाएगी। आगे आपके त्वरण के चैप्टरों में आप पढ़ेंगे, आगे गति के चैप्टरों में, क्लास 9 के गति के चैप्टरों में ये पढ़ाया जाएगा आपको। देखते हैं त्वरण के दौरान आवेशित कणों से ऊर्जा का विकिरण होगा। इस प्रकार अस्थायी कक्ष में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकिरित करेगा और नाभिक से टकरा जाएगा। अगर ऐसा होता तो परमाणु अस्थिर होता, जबकि हम जानते हैं कि परमाणु अस्थायी है। तो रदरफोर्ड की सबसे बड़ी ये कमी थी कि वो परमाणु के अस्थायित्व की जानकारी नहीं दे पाए हैं। आगे है परमाणु का बोर का परमाणु मॉडल, नील्स बोर का परमाणु मॉडल आगे हम देखते हैं, जो कि कब आया था, 1913 में आया था। नील्स बोर का परमाणु मॉडल कब आया था, 1913 में आया था। रदरफोर्ड के मॉडल पर उठी आपत्तियों को दूर करने के लिए नील्स बोर ने परमाणु की संरचना के बारे में निम्नलिखित अवधारणाएं प्रस्तुत की। इनकी क्या थी, इनके क्या विचार थे, इन्होंने क्या विचार दिया था, इसको देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहा जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है कि किसी भी कक्षा में चक्कर काटते रहते हैं, उनकी कक्षा नियत होती है और जो उनके लिए सुटेबल होती है, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा होती कहते हैं। अभी हम पढ़ेंगे आगे की कक्षाओं में, आपको बताया जाए कि NH/π का गुणज होता है, जहाँ पे उसकी गतिज ऊर्जा, उसी में इलेक्ट्रॉन गति करता है। सेकेंड पॉइंट है जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है, क्योंकि वो उनकी कक्षा होती है, उसमें उनकी गतिज ऊर्जा NH/2π का पूर्ण गुणज होता है। आगे की कक्षाओं में आपको जानकारी दी जाएगी। नील्स बोर के बारे में कुछ दिया गया है, इनके बारे में देख लेते हैं। नील्स बोर 1885 to 1962 का जन्म 7 अक्टूबर 1885 में कोपेनहेगन में हुआ था। 1916 में कोपेनहेगन विश्वविद्यालय में उनको भौतिक शास्त्र का प्रोफेसर नियुक्त किया गया। 1922 में उनको परमाणु की संरचना पर अपने योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। प्रोफेसर बोर के विविध लेखों पर आधारित 3 पुस्तकें प्रकाशित हुई। फर्स्ट, द थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन, सेकेंड, एटॉमिक थ्योरी, और थर्ड, द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर। इनकी कुछ पुस्तकें थे 3।
यहाँ पे दिया गया है एक मॉडल। इन कक्षाओं या कोषों को ऊर्जा स्तर कहते हैं। मतलब जो नील्स बोर ने दिया था कि इलेक्ट्रॉन अपनी एक नियत कक्षा में गति करते हैं, इन कक्षाओं को क्या कहते हैं? कोष कहते हैं, सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल कहते हैं, शेल कहते हैं, कोष कहते हैं। यहाँ फर्स्ट कोष के लिए n इज इक्वल टू हो जाता है 1 और सेकेंड कोष के लिए n इज इक्वल टू क्या हो जाता है? 2 और थर्ड कोष के लिए n इज इक्वल टू 3। ऐसे ही बढ़ते जाएगा और यहाँ बीच में आपको नाभिक दिखाया गया है। आगे है किसी परमाणु में कुछ ऊर्जा स्तर, मतलब यही कुछ ऊर्जा स्तर दिखाए गए हैं। ये सेल जो होते हैं बाद में आपको सब सेल में डिवाइड होते हैं। KLMN जो इसके सेल हैं उसी को SPDF सब सेल में डिवाइड किया जाता है। वो आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। ये कक्षाएं या कोष KLMN या संख्या मतलब आगे बढ़ते जाएगा ऐसे 1 2 3 4 यानी इज इक्वल टू 1 2 3 4 के द्वारा दिखाई जाती हैं। अब हम न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन की खोज देखिए, अभी हमने पढ़ा कि प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने जो 1886 में कैनाल रे खोजी थी उसके आधार पर की गई थी। और इलेक्ट्रॉन की खोज से पहले कैथोड रे की खोज हुई थी जो कि जूलियस प्लकर ने की थी 1897 में। तो इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में, प्रोटॉन की खोज 1919 में हुई थी। कहीं कहीं पे गोल्डस्टीन का नाम दिया गया था, आपके चैप्टर में रदरफोर्ड का नाम दिया गया है। और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी 1932 में। 1932 में जे चैडविक ने एक और अपरमाणु कण को खोज निकाला जो अनावेशित और द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर था। इसका मास जो था, न्यूट्रॉन का मास जो था वो प्रोटॉन के मास के इक्वल था। वैसे ये एक माना जाता है, एक इकाई, लेकिन एक इकाई नहीं होता है। प्रोटॉन का मास जो होता है 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है समथिंग करके, और न्यूट्रॉन का जो होता है 1.674 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। अगर आपको कंपैरिजन आपके बड़ी क्लासों में पूछा जाए तो न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से थोड़ा सा अधिक होता है कंपैरिजन में। और इलेक्ट्रॉन का मास जो कि हम 0 के इक्वल मानते हैं, नगण्य मानते हैं, उसका होता है 9.10393 इंटू 10⁻⁻31। माइनस में बहुत ज़्यादा है इसलिए इसको कंपैरिजन में 0 मान लेते हैं। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 होता है, और जिसको हम 1 मानते हैं। और प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है? 1.6022 10⁻19। इलेक्ट्रॉन में -19 होता है 10 का पावर, और प्रोटॉन में 10⁻+19 होता है। इसलिए प्रोटॉन का चार्ज जो होता है पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है। और न्यूट्रॉन का चार्ज हम 0 नगण्य मानते हैं, जो अनावेशित और द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर था। अभी हमने देखा कि इसका चार्ज जो है अनावेशित है, मतलब ये न्यूट्रल है, न्यूट्रॉन को न्यूट्रल है। अंततः इसका नाम न्यूट्रॉन पड़ा, क्योंकि ये न्यूट्रल था इसीलिए इसका नाम न्यूट्रॉन पड़ा। हाइड्रोजन को छोड़कर ये सभी परमाणुओं के नाभिक में पाया जाता है। हाइड्रोजन आप कैसे लिखते हैं? 1H1 करके लिखते हैं ना। तो जो ये द्रव्यमान संख्या है, जो द्रव्यमान संख्या होती है, वैसे तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है, लेकिन जहाँ यहाँ पे प्रोटॉन 1 होता है, न्यूट्रॉन 0 होता है हाइड्रोजन में, इसीलिए इसका द्रव्यमान क्या हो जाता है? 1। लेकिन अगर इसी के आइसोटोप्स देखें, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की बात करें, आगे आपको चैप्टर में समस्थानिक मिलेगा। समस्थानिक वो होते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या बराबर होती है जिनका परमाणु क्रमांक बराबर होता है पर द्रव्यमान संख्या डिफर होती है। मतलब द्रव्यमान संख्या मतलब ए जो कि होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम, ये डिफर होता है, उसी को क्या कहते हैं? आइसोटोप्स कहते हैं। और हाइड्रोजन के आइसोटोप्स कौन होते हैं? प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइट्रियम। वो आगे हम पढ़ेंगे, इसको देख लेते हैं पहले। हाइड्रोजन को छोड़कर ये सभी परमाणुओं के नाभिक में होता है। सामान्यतः न्यूट्रॉन को n से दर्शाया जाता है। परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के द्वारा प्रकट किया जाता है। अभी हमने बताया ना, उसकी द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। आगे देखते हैं विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन का क्रम विन्यास क्या होता है उसको देखते हैं सेल्स में।
परमाणुओं की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वितरण के लिए बोर और बरी ने कुछ नियम, ये वैज्ञानिकों के नाम है, कुछ नियम प्रस्तुत किए जिसे बोर बरी स्कीम के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट पॉइंट इसी का है, इस नियमों के अनुसार किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को सूत्र 2n² से दर्शाया जाता है। अभी देखो अगर पूछा जाए कि किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2n² हो सकता है। कितना हो सकता है? 2n² हो सकता है। n क्या हो जाता है, जो कि हमने नंबर ऑफ सेल्स पूछा था, ऊर्जा स्तर पढ़ा था, n = 1, n = 2, ऐसे बढ़ता जा रहा था। सूत्र 2n² से दर्शाया जाता है, जहां n कक्षा की संख्या या ऊर्जा स्तर है, जिसे मुख्य क्वांटम संख्या भी कहते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या पहले कक्ष या के कोष में होगी। क्या होगी? यहाँ n = 1 हो जाएगा। फॉर्मूला है हमारे पास 2n², तो n = 1 हो जाएगा, तो 2 × 1⁻²। तो कितना हो जाएगा? 1⁻² करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। 2 × 1 करेंगे, कितना आ जाएगा आंसर? 2 आ जाएगा। तो किसी भी परमाणु के पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2। दूसरे कक्ष में यल में कितने हो जाएंगे? 8। तीसरे कक्ष में कितने हो जाएंगे? 18। m में कितने हो जाएंगे? 18। n में कितने हो जाएंगे? फोर्थ कोष में सेल में 32। तो ये हो गया ना, 2, 8, 18, 32। ये इनका सीरीज हो जाएगा होने किसी भी इलेक्ट्रॉन के वितरण का किसी भी परमाणु में। यहाँ पे हाइड्रोजन का कुछ तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखाया गया है कि कैसे, फिगर के माध्यम से। जैसे कि हाइड्रोजन में है, आप देख सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन दिखाया गया है। हीलियम में 2, ये आपको हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं। ये आपका लिथियम में 3, बेरिलियम में 4, बोरॉन में 5, कार्बन में 6, नाइट्रोजन में 7, ऑक्सीजन में 8 ये इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं। फ्लोरीन में 9, नियॉन में 8, सोडियम में 11, ऐसे ही आपको दिखाया गया है। फ्लोरीन में 9, नियॉन में 10। आगे देखते हैं, ऐसे ही आपको 18 तत्वों का विन्यास दिखाया गया है इलेक्ट्रॉनों का, कि कैसे वो व्यवस्थित रहते हैं। इसको हम न्यूमेरिकल फॉर्म में कैसे लिखते हैं? 1s1, 2s2, ऐसे ही तो लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। 2p6, 3s2, 3p6, ऐसे ही आगे करते हैं। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। थर्ड पॉइंट है, किसी परमाणु के दिए गए कोष में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते हैं जब तक कि उससे पहले वाले भीतरी कक्ष पूर्ण रूप से भर नहीं जाते। इससे स्पष्ट होता है कि कक्षाएं क्रमानुसार भरती हैं। पहले 18 तत्वों की परमाणु संरचना की व्यवस्था चित्र 4.4 में दिखाया गया है, जो कि हमने ऊपर देखा। यहाँ एक्टिविटी 4.2 दी गई है, देख लेते हैं। अस्थायी परमाणुविक मॉडल तैयार करें तथा पहले 18 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दिखाएं। जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने अभी आपको दिखाया, 1s1, 2s2, 2p6 जैसे करते हैं, उसी तरीके से पहले 18 तत्वों के परमाणुओं की संयोजन सारणी 4.4 में दी गई हो, जो ऊपर दिया गया था आपको। संयोजकता क्या होती है, अब हम पढ़ेंगे कि पीछे चैप्टर 2 में थोड़ा इसका डिस्कशन हुआ था कि तत्वों की वैलेंसी क्या होती है, संयोजकता। अब उसी को हम पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में अच्छे से जानेंगे। हम पढ़ चुके हैं कि परमाणुओं की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बोर बरी स्कीम से हम जानते हैं कि किसी परमाणु का बाह्यतम कक्ष अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, जो कि हमने अभी जो नियम पढ़ा ऊपर उसी में दिया गया था। यह देखा गया था कि जिन तत्वों के परमाणुओं के बाह्यतम कक्ष पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनों यानी 8 से भरे होते हैं, जिनके बाह्य कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनका अष्टक पूरा होता है, वे रासायनिक रूप से सक्रिय नहीं होते हैं। मतलब वो अगर जैसे हमको अगर सफिशिएंट कोई चीज़ मिल जाती तो हम आराम से बैठ जाते हैं, उसी तरीके से तत्वों का है। दूसरे शब्दों में ऐसे तत्वों की संयोजन शक्ति या संयोजकता शून्य कहते हैं। अगर मतलब उनका अष्टक पूरा होगा तो वो अक्रिय होंगे, सक्रिय रूप से नहीं रहते हैं, तो उनको आप उनकी संयोजन क्षमता 0 मान सकते हैं। इन अक्रिय तत्वों में से हीलियम परमाणु के बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाकी तत्वों के बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन हीलियम ऐसा तत्व है जिसके बाह्य कक्ष में 2 तत्व है, फिर भी वो सक्रिय नहीं होता है। अन्य में 8 होते हैं। सक्रिय तत्वों के परमाणुओं की संयोजन शक्ति अर्थात अपने समान या अन्य किसी तत्व के परमाणुओं से मिलकर
अणु बनाने की प्रवृत्ति अपने बाह्यतम कक्ष को पूर्ण रूप से भरने का प्रयास माना जाता है। अगर बोला जाए कि उसकी संयोजन क्षमता क्या होती, संयोजन शक्ति को क्या कह सकते हैं, तो एक समझने के तौर पे कह सकते हैं अपने समान कोई सक्रिय तत्वों के परमाणु अपने समान या किसी तत्व के परमाणु से मिलकर अणु बनाने की प्रवृत्ति या अपने बाह्यतम कक्ष को पूर्ण रूप से भरने का प्रयास माना जाता है। उनका अपने कक्ष को अष्टक मतलब अपना अष्टक पूरा करने का प्रयास माना जाता है। 8 इलेक्ट्रॉन वाले सबसे बाहरी यानी बाह्यतम कक्ष को अष्टक माना जाता है। परमाणु अपने अंतिम कक्ष में अष्टक प्राप्त करने के लिए क्रिया करते हैं। उनको ग्रहण करने या उनका त्याग करने से यह आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करने, उनको ग्रहण करने या उनका त्याग करने से होता है। मतलब जैसे कि अगर एक हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन हमारे पास हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने दे दिया, तो ये सहसंयोजकता कहलाएगी। मतलब इसने भी दिया, इसने भी दिया, तो ये हाइड्रोजन बन जाएगी गैस। लेकिन अगर केवल एक देता है, जैसे कि हमारे पास सोडियम है, अगर हमारे पास सोडियम है तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, Cl है, इसके पास एक ही कमी है, तो ये इसको एक दे देगा, अपना क्या करेगा, दे देगा। इसके बाहर जैसे कि क्लोरीन में हम जानते हैं 17 होते हैं, तो लास्ट वाले में 7 है, तो इसको एक मिल जाएगा, तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा क्लोरीन का, ये क्लोरीन का पूरा हो जाएगा। और ये दे देगा, इसके पास 11 थे, लास्ट में इसके पास 9 था। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p6 6 to 8 to 10 हो गया, 3s2 3s1, यानी लास्ट में इसके पास 1 है। ये क्यों रखेगा 1? 7 तो कोई इसको देगा नहीं सोडियम को, तो इससे अच्छा ये 1 अपना क्लोरीन को दे देता है, तो दोनों मिलके क्या बना लेते हैं, NaCl। इसीलिए देखा जाए तो सोडियम पे प्लस चार्ज आता है और क्लोरीन पे माइनस चार्ज, क्योंकि इसने एक दिया है और इसने एक लिया है, तो जो लेगा वो हमेशा कर्जे में रहेगा, तो उस पर नेगेटिव चार्ज रहेगा ही। यहाँ पे आगे दिया गया है, एक्टिविटी दी गई है 4.2 करके, ये तो हमने पढ़ लिया था, यहाँ पे थे हम। कक्ष में अष्टक प्राप्त करने के लिए क्रिया करते हैं, यह आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करने, उनको ग्रहण करने या उनका त्याग करने। मतलब जैसे कि क्लोरीन ने लिया, सोडियम ने दिया, या हाइड्रोजन मिलके दोनों ने एक दूसरे को दिया, तो उसे सहसंयोजन कह देंगे। तो इसी की बात कह रहे हैं। परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों के अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या स्थानांतरण होता है, वही उस तत्व की संयोजन शक्ति अर्थात संयोजकता कहलाएगी। अगर हम NaCl को देख रहे थे, तो यहाँ पे सोडियम की संयोजकता क्या मानी जाएगी, +1, और क्लोरीन की क्या मानी जाएगी, -1, क्योंकि ये दे रहा है और ये ले रहा है, इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अतः एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या स्थानांतरण होता है, वही उस तत्व की संयोजकता शक्ति अर्थात संयोजकता होती है, जिसकी चर्चा पिछले अध्याय में की गई थी। वहां पे बैलेंसिंग के चैप्टर 2 में चैप्टर 3 में कुछ बात हुई थी। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन, लिथियम या सोडियम, प्रत्येक के परमाणुओं के बाह्यतम कक्ष में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, अतः यह एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकते हैं, और ये एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो इन पर क्या चार्ज आएगा, +1 चार्ज आएगा, इसलिए उनकी संयोजकता 1 कहलाती है। क्या आप बता सकते हैं कि मैग्नीशियम और एल्युमिनियम की संयोजकता क्या है? ऑफ कोर्स मैग्नीशियम की संयोजकता +2 होती है और एल्युमिनियम की संयोजकता होती है 3। आगे देखते हैं। क्योंकि मैग्नीशियम के बाह्यतम कक्ष में 2 तथा एल्युमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी क्षमता के अनुसार लगभग पूरी है, तो संयोजकता एक अन्य प्रकार से प्राप्त की जाती है। उदाहरण के लिए फ्लोरीन परमाणु के बाह्यतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसकी संयोजकता 7 हो सकती है, किंतु बाह्यतम कक्ष में अष्टक बनाने के लिए फ्लोरीन के लिए 7 इलेक्ट्रॉन का त्याग करने की अपेक्षा 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना अधिक आसान होता है, जैसे कि हमने ऊपर NaCl के बारे में देखा। अतः इसकी संयोजकता अष्टक 8 में से 7 घटाकर प्राप्त की जाती है।
यहाँ ऊपर जो टेबल दिया गया है इसको यहाँ पे कुछ तत्वों जैसे कि विभिन्न सेलों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण के साथ साथ पहले 18 तत्वों के परमाणुओं का संयोजन दिया गया। जैसे हाइड्रोजन का क्या होता है, परमाणु संख्या दी गई है 1 होती है, प्रोटॉनों की संख्या इसमें 1 होती है, न्यूट्रॉन इसमें होते ही नहीं जैसे कि ऊपर हमने बताया। इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होती है। KLMN कोष में कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं दिया गया है और इसकी संयोजकता कितनी होती है। पहले 18 तत्वों की संयोजकता आपको यहाँ से मिल जाएगी देखने को। जैसे कि हाइड्रोजन की 1, हीलियम की 0, क्योंकि हीलियम बोला गया कि अक्रिय तत्व है, वो सक्रिय नहीं रहता है, लेकिन उसके अष्टक में, उसके बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन की बजाय 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एकमात्र ऐसा तत्व है और बाकी सब में जो अक्रिय रहते हैं, सक्रिय रूप से नहीं रहते हैं, जिनको हम अक्रिय गैसों के नाम से भी जानते हैं, जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ये सब होते हैं। इनके बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके अष्टक पूरे होते हैं, इसलिए इनकी संयोजकता 0 मानी जाती है। जैसे कि आप नियॉन की देख सकते हैं 0 दी गई, नियॉन की 0 दी गई है। यहाँ पे आर्गन की देख सकते हैं 0 दी गई है आपको। आगे जहाँ पे हम थे उसको देख लेते हैं। अष्टक 8 में से 7 घटाकर प्राप्त की जाती है, किसकी, फ्लोरीन की, और इस तरह फ्लोरीन की संयोजकता 1 हो जाती है। ऑक्सीजन की संयोजकता का परिकलन भी इसी प्रकार किया जा सकता है। इस परिकलन में ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होगी, 2 होगी। अगर हम उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो हमें पता चल जाएगा, और 2 होती है ऑक्सीजन की संयोजकता। अतः प्रत्येक तत्व के परमाणु की, अब बड़ी क्लासों में आपको पता चलेगा कि कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो अलग अलग संयोजकता भी दर्शाते हैं, जिसमें से ऑक्सीजन भी एक होता है, लेकिन जनरली हम 2 मानते हैं उसका। अतः प्रत्येक तत्व के परमाणु की एक निश्चित संयोजन शक्ति होती है, जिसे संयोजकता कहते हैं। पहले 18 तत्वों की संयोजकता ये सारणी में दी गई है ऊपर। ये क्वेश्चन आपको अलग से वीडियो मिल जाएगी। आगे है परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या। परमाणु संख्या क्या होती है इसको देख लेते हैं। हम जानते हैं कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन विद्यमान होते हैं। एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उसकी परमाणु संख्या को बताती है, इसे Z से दर्शाया जाता है। परमाणु संख्या को किससे दर्शाया जाता है, Z से। और ये क्या किसकी संख्या होती है, ये प्रोटॉनों की संख्या होती है। बहुत पहले से हम लोग समझते थे कि ये जो उसकी परमाणु संख्या होती है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, नहीं, ये इसको Z से प्रदर्शित करते हैं। और ये किसका, नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, ये क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। आगे देखते हैं, इसे Z के द्वारा दर्शाया जाता है। किसी तत्व के सभी अणुओं की परमाणु संख्या Z समान होती है। वास्तव में तत्वों को उनके परमाणु में विद्यमान प्रोटॉनों की संख्या से परिभाषित किया जाता है। हाइड्रोजन के लिए Z = 1 होता है, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में केवल 1 प्रोटॉन होता है। इसी प्रकार कार्बन के लिए ये Z = 6 होती है। कार्बन की परमाणु क्रमांक कार्बन का क्या होता है, 6 होता है, और उसमें कितने प्रोटॉन होते हैं, 6 होते हैं। इस प्रकार एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। अगर पूछा जाए किसी तत्व की परमाणु संख्या क्या होती है, एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। द्रव्यमान संख्या क्या होती है, एक परमाणु के अपरमाणु कणों के अध्ययन के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि व्यवहारिक रूप से परमाणु का द्रव्यमान उसमें विद्यमान प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के कारण होता है। ये परमाणु के नाभिक में विद्यमान होते हैं, इसलिए इन्हें न्यूक्लियॉन भी कहते हैं, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों उसके न्यूक्लियस में होते हैं, इसलिए उनको न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है। अगर यहाँ पे पूछा जाए कि परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, जिसको हम A से डिनोट करते हैं, और A = होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। कभी कभी लोग समझते हैं कि ये प्रोटॉनों की संख्या होती, नहीं, द्रव्यमान संख्या को A से डिनोट करते हैं, और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या का सम होता है। और परमाणु क्रमांक क्या होता है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है जिसको Z से डिनोट करते हैं। ये आगे देखते हैं, एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। उदाहरण के लिए कार्बन का द्रव्यमान 12U है, क्योंकि इसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, और 6 टोटल कितने होगा, 12, इसीलिए उसका परमाणु द्रव्यमान कार्बन का कितना होता है, 12। इसी प्रकार एल्यूमिनियम का द्रव्यमान 27 होता है, 13 प्रोटॉन होते हैं, 14 उसमें न्यूट्रॉन होते हैं, 13 प्रोटॉन 14 न्यूट्रॉन होते हैं।
एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या क्या होती है? एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या, मतलब परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या का योग को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। ये हो गया डेफिनेशन आपका द्रव्यमान संख्या का। किसी परमाणु को दर्शाने के लिए परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या और तत्व का प्रतीक इस प्रकार से लिखा जाता है। मतलब किसी तत्व को कैसे दर्शाते हैं वो दिया गया है आपको। द्रव्यमान संख्या उसके लेफ्ट अपर साइड में लिख रहे हैं और उसके परमाणु क्रमांक कहाँ लिख रहे हैं, परमाणु संख्या कहाँ लिख रहे हैं, लेफ्ट लोअर साइड में लिख रहे हैं, और यहाँ पे एलिमेंट का प्रतीक, उसका सिंबल लिख रहे हैं। जैसे कि अगर हम हाइड्रोजन को लिखते हैं तो 1H1 लिखते हैं। आगे देखते हैं। उदाहरण के लिए नाइट्रोजन को इस प्रकार लिखा जाता है। देखिए यहाँ पे 7N14 दिया गया आपको, डिनोट की कैसे करते हैं नाइट्रोजन को। समस्थानिक क्या होते हैं, आइसोटोप्स क्या होते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं हम। प्रकृति में कुछ तत्वों के परमाणुओं की पहचान की गई जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग थी। मतलब उनकी परमाणु संख्या समान, उनके परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या समान थी लेकिन उनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग थी। द्रव्यमान संख्या क्या होती है? प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग, वो अलग अलग था लेकिन प्रोटॉनों की संख्या सेम थी। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन परमाणु को ले लें। मतलब समस्थानिक क्या हो सकते हैं, यहाँ पे आप डेफिनेशन को ले लीजिए कि समस्थानिक क्या होते हैं, आइसोटोप्स क्या होते हैं। ऐसे तत्व जिनके परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या सेम होती है लेकिन उनके न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों का सम यानी द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, उन्हें हम आइसोटोप्स कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप हाइड्रोजन के समस्थानिकों को ले सकते हैं, आइसोटोप्स को ले सकते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम। प्रोटियम को 1H1, ड्यूट्रियम को 1H2 या D से डिनोट करते हैं, ट्राइटियम को 1H3 या T से डिनोट करते हैं। प्रत्येक की परमाणु संख्या समान है, मतलब तीनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल है, 1, 1 and 1, लेकिन इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफर है। जैसे कि प्रोटियम में 1 न्यूट्रॉन है, प्रोटियम में न्यूट्रॉन 0 है, ड्यूट्रियम में 1 न्यूट्रॉन है, ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन है, इसलिए द्रव्यमान संख्या उनकी 1, 2, 3 है। इस तरह के उदाहरण हैं जैसे कि कार्बन 12 ले लीजिए, कार्बन 14 ले लीजिए। यहाँ पे देखिए दोनों कार्बन के आइसोटोप्स हैं क्योंकि उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 हैं लेकिन उनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफर हैं। अभी आप क्लोरीन का भी आइसोटोप्स ले लीजिए। क्लोरीन का देखिए दोनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन 17 और 17 है लेकिन इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफर है, इसीलिए सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन डिफर आ जा रहे हैं, इसलिए इनकी द्रव्यमान संख्या अलग लेकिन परमाणु क्रमांक सेम होने के कारण इनको समस्थानिक कहा जाता है। देखिए यहाँ पे इसीलिए इनकी क्लोरीन की द्रव्यमान संख्या आप जब भी देखते हैं आपको देखने को मिलेगा 35.5, कभी भी आपको 35 या 37 नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि इनका एवरेज निकाल के दिया जाता है आपको, आइसोटोप्स के उनके एवरेज निकाल के आपको द्रव्यमान संख्या दिखाई जाती है। इन उदाहरणों के आधार पर, जो कि हम चैप्टर 2 या 3 में पढ़ चुके हैं, इन उदाहरणों के आधार पर समस्थानिकों को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है आइसोटोप्स की। एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम होते हैं। क्लोरीन के भी समस्थानिक हम देख चुके हैं, नाइट्रोजन के समस्थानिक हमने देखा। बहुत से तत्वों में समस्थानिक का मिश्रण भी होता है। फिर किसी तत्व का प्रत्येक समस्थानिक शुद्ध पदार्थ होता है। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान लेकिन भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। मतलब समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन उनकी भौतिक गुण अलग अलग होते हैं, और रासायनिक गुण समान होते हैं इसलिए उनका जब हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो उनकी प्लेस सेम होती है क्योंकि उनकी रासायनिक प्रकृति सेम होती है, डिफर नहीं होती। प्रकृति में क्लोरीन 2 समस्थानिक रूप में पाया जाता है जिनका द्रव्यमान 35U और 37U है और ये 3:1 के अनुपात में होते हैं। अब यह प्रश्न उठता है कि किस द्रव्यमान को क्लोरीन परमाणु का द्रव्यमान मानना चाहिए, 35 को कि 37 को। आइए इसका पता लगाएं। क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान होगा, यहाँ पे एवरेज निकाला गया है, आप देख सकते हैं एवरेज निकाला गया है 35 का, क्योंकि ये रेशियो है उनका 3:1 में था
उसको लिखा गया यहाँ पे। तो क्लोरीन का आ जाएगा द्रव्यमान संख्या कितनी आ जा रही है 35.5 U। यहाँ पे ये रेशियो में दिया गया है 3:1 में दिया गया है, मतलब 100 में से 3। अगर आप बोला जाए 4 में से, अगर यहाँ 3:1 बोला गया, 3:1 टोटल कितने हो गए, कितने रेशियो हो गए 4 रेशियो हो गए। अगर हम 4 को इक्वल 100 के मानते हैं तो 3 को कितना मानेंगे 75 को, 75 आउट ऑफ 100 हो जाएगा, 25 आउट ऑफ 100 हो जाएगा। उसे वही लिखा गया आपको यहाँ पे। किसी प्राकृतिक तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान उस तत्व में विद्यमान सभी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले परमाणुओं के औसत द्रव्यमान के बराबर होता है। अगर किसी एक तत्व का कोई समस्थानिक नहीं है तो परमाणु का द्रव्यमान उसमें उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान का योग होता है। अगर उसके समस्थानिक नहीं है तो उसमें जितने प्रोटॉन है वही उसका द्रव्यमान हो जाएगा उसमें जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वही उसकी द्रव्यमान संख्या हो जाएगी। लेकिन अगर उसके समस्थानिक हैं तो सबका एवरेज रेशियो के हिसाब से एवरेज निकाला जाएगा, उसको द्रव्यमान संख्या बोला जाएगा। लेकिन अगर एक तत्व समस्थानिक रूप में उपस्थित होता है तो हमें प्रत्येक समस्थानिक का रूप का प्रतिशत जानना होगा और औसत द्रव्यमान की गणना करनी होगी। इसका मतलब यह नहीं है कि क्लोरीन के परमाणु का द्रव्यमान एक भिन्नात्मक संख्या 35.5 U है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अगर आप क्लोरीन की कुछ मात्रा लेते हैं तो इसमें क्लोरीन के समस्थानिक होंगे और औसत द्रव्यमान 35.5 U होगा। समस्थानिकों के अनुप्रयोग, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि समस्थानिकों के प्रयोग कहाँ कहाँ होते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है। कुछ समस्थानिकों के विशेष गुण होते हैं जिनका उपयोग हम विभिन्न क्षेत्रों में करते हैं। उनमें से कुछ यहाँ पे निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्ठी में ईंधन के रूप में होता है। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, यूरेनियम के समस्थानिक का उपयोग कहाँ किया जाता है। यूरेनियम के समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्ठी एटॉमिक रिएक्टर में फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में किया जाता है। सेकेंड पॉइंट है कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपचार किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। थर्ड पॉइंट है घेंघा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। अब संभारिक क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, इसके बारे में देखते हैं। दो तत्व कैल्शियम परमाणु संख्या 20 और आर्गन परमाणु संख्या 18 के बारे में विचार करिए। परमाणुओं में प्रोटीनों की संख्या भिन्न भिन्न है। दोनों तत्व की द्रव्यमान संख्या 40। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, क्या इसका डेफिनेशन कैसे बना सकते हैं, यानी कि तत्वों जिनकी परमाणु संख्या अलग अलग लेकिन द्रव्यमान संख्या बराबर होती, उन्हें आइसोबार्स कहते हैं, समभारिक कहते हैं। यानी उनमें प्रोटॉनों की संख्या डिफरेंट होती है लेकिन उनमें सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं का सम सेम होता है, इसलिए उनको समभारिक कहते हैं। यानी तत्वों के इस जोड़ के अणुओं में कुल न्यूक्लियनों की संख्या समान है। हम न्यूक्लियन पढ़ चुके हैं, क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या कहते हैं, न्यूक्लियन कहते हैं। कुल इनके सम को न्यूक्लियन कहते हैं। और जब न्यूक्लियनों की संख्या सेम है यानी सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो लेकिन प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग हो, परमाणु क्रमांक अलग अलग हो, द्रव्यमान संख्या समान हो, उसे ही समभारिक कहते हैं, आइसोबार्स कहते हैं। समभारिक कहा जाता है इन्हें। यहाँ पे आप आगे देख लेते हैं। अभी तक चैप्टर में हमने जो कुछ भी सीखा इसके बारे में देखते हैं कि हमने क्या सीखा है, इसके बारे में कुछ पॉइंट दिया गया है, इसको देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज क्रमशः जे थॉमसन और ई गोल्डस्टीन ने की। यहाँ पे देखिए कहा भी गया इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की, कब की थी, 1897 में की थी। और गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज कब की थी, 1990 में की थी। कब की थी, 1919 में की थी। और रदरफोर्ड ने क्या किया था, रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। और गोल्डस्टीन ने 1886 में कैनाल रे की खोज की थी। और कैथोड रे की खोज जूलियस प्लकर ने की थी जो कि नेगेटिव था, उसी के आधार पर इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। सेकेंड पॉइंट है जे थॉमसन ने यह प्रस्तावित किया था कि इलेक्ट्रॉन धनात्मक गोले में धंसे होते हैं, ये नहीं कहा था कि वो वृत्ताकार कक्षों में गति करते रहते हैं। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन
प्रयोग ने परमाणु केंद्रक की खोज की, मतलब नाभिक की खोज की, परमाणु के नाभिक की खोज की। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल ने प्रस्तावित किया कि परमाणु के अंदर बहुत छोटा केंद्रक होता है और इलेक्ट्रॉन केंद्रक के चारों ओर घूमता है। इन्होंने ये तो बताया कि इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पर गति करता है, लेकिन ये नहीं बताया कि वो एक निश्चित कक्षाओं में गति करता है। परमाणु की स्थिरता की इस मॉडल से व्याख्या नहीं की जा सकी, मतलब परमाणु के स्थायित्व के बारे में ये नहीं बता सके। नील्स बोर द्वारा दिया गया परमाणु मॉडल अधिक सफल रहा। उन्होंने प्रस्तावित किया कि इलेक्ट्रॉन केंद्रक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा के साथ अलग अलग कक्षाओं में वितरित होते हैं। अगर परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा भर जाती है तो परमाणु स्थिर होगा और कम क्रियाशील होगा, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, इन सब के बारे में हमने देखा। जे चैडविक ने परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन की उपस्थिति को खोजा। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी, 1932 में की थी। इस प्रकार परमाणु के 3 अपरमाणु कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित, प्रोटॉन धन आवेशित और न्यूट्रॉन अनावेशित होता है, मतलब न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के 1/2000 गुना होता है। ये क्वेश्चन आ भी चुका है, शायद बीपीएससी टीआरई क्वेश्चन में एग्जाम में आया था। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में प्रत्येक का द्रव्यमान 1 इकाई लिया जाता है, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का द्रव्यमान 1 इकाई होता है। परमाणु के कक्षों को KL, M, N नाम दिया गया है। ये तो सेल हो गए, इनके अंदर सब सेल पाए जाते हैं जिन्हें हम SPDF कहते हैं। और S का आकार होता है स्फेरिकल, P का होता है बंडल आकार का, D का डबल बंडल आकार का, F का होता है लीफ आकार का या कॉम्प्लेक्स आकार का, जो कि आप आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे, बड़ी कक्षाओं में। संयोजकता परमाणु की संयोजन शक्ति कहलाती है। एक तत्व की परमाणु संख्या केंद्र में विद्यमान प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। परमाणु की द्रव्यमान संख्या केंद्रक में विद्यमान न्यूक्लियानो मतलब सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होती है। समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। समभारिक वे परमाणु हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या समान लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है। लास्ट पॉइंट है, तत्वों को उनके प्रोटॉनों की संख्या के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है, जिसे हम जेड से डिनोट करते हैं, जिसे हम उसका परमाणु क्रमांक कहते हैं। अभी हमने इसमें समस्थानिक और समभारिक के बारे में पढ़ा। आगे सम न्यूट्रॉनिक भी होता है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या सेम होती है, जैसे कार्बन 14, नाइट्रोजन 15, ऑक्सीजन 16 का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 4। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए जरा भी हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।